चैप्टर जो है ना, वो नया चैप्टर शुरू करना है, विच इज चैप्टर नंबर 5, रिलेशनल अलजबरा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके असल में दो हिस्से हैं। एक ये रिलेशनल अलजबरा है और एक रिलेशनल कैलकुलस है। तो वो कैलकुलस वाला हिस्सा हम नहीं करेंगे, हम ना बस ये अलजबरा वाला हिस्सा जो है ना ये कर लेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि ये जो रिलेशनल मॉडल है ना, ये बेसिकली इसकी अगर आप तो देखें तो जो रूट्स मिलती है ना, जो थ्योरेटिकल रूट्स मिलती हैं वो सेट थ्योरी से मिलती हैं। सेट थ्योरी आपके मैथमेटिक्स आपने पढ़े हुए हैं, ये एफएससी वगैरह में जिन लोगों ने मैथ पढ़ा है तो उसमें उन्होंने सेट्स वगैरह पढ़े हुए हैं। उसमें आपको पता है कि डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं। जैसे आप इस तरह से ए यूनियन बी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं, ए माइनस बी है, ये सारे जो है दीज आर सेट ऑपरेशंस। तो हम इन्हीं इन्हीं ऑपरेशंस को जो इसमें यूज करते हैं। तो दूसरा ये होता है कि जो अगला चैप्टर है उसमें हमने क्यूरीज सीखनी है। जैसे हम जो सीक्वल लैंग्वेज है उसमें हम क्यूरीज जो है ना वो सीखेंगे। तो इनफैक्ट वो जो क्यूरीज है वो आप समझ लें कि एक तरह से ये सेट ऑपरेशन है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सेट ऑपरेशन है वो है। तो ये हम देखेंगे। ये आज जो है ना वो हम इनका इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे तो उसमें फिर हम वो हमें फिर समझने में थोड़ी सी आसान रहेगी कि ये चीज़ कहाँ से ये आई है। मतलब इसकी इसकी जो बैकग्राउंड है या इसकी जो फाउंडेशन है वो कहाँ से है। ओके। तो इसमें क्या है कि रिलेशन अलजेब्रा इज अ थ्योरेटिकल लैंग्वेज with operation that work on one or more relations to define another relation without changing the original relation. तो बेसिकली इसमें होगा क्या है कि इसको हम कहते हैं कि आपने ऑपरेशन जो है ये भी हम सारे ऑपरेशन कुछ जो है वो देखेंगे। कुछ मैंने आपको बता दिए, जिस तरह से यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, माइनस होता है। इसके अलावा ये और भी ऑपरेशन होते हैं, तो वो हम करेंगे। और उसके नतीजे में क्या होगा कि अच्छा वो ये भी हो सकता है कि एक रिलेशन पे भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा पे भी हो सकते हैं। तो उसके नतीजे में जो है वो हमें जो है वो एक नई रिलेशन जो है वो मिलेगी। लेकिन उससे जो जो ओरिजिनल रिलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये वही चीज़ है जो हमने लास्ट चैप्टर के आखिर में हमने व्यूज़ को देखा था कि व्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो व्यूज़ का पर्पज़ ये होता है कि वो यूज़र को उसके जो भी प्रिविलेज है या जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि जो ओरिजिनल जो टेबल है वो फैक्ट नहीं होता, वो अपनी जगह पे रहता है। तो हमारे पास समझ लें कि दो तरह के टेबल होते हैं, जो हमारे मेन टेबल्स होते हैं या मेन रिलेशन होती हैं, दूसरी हमारी वर्चुअल रिलेशन होती है जो सिर्फ एक क्यूरी के नतीजे में बनती है। तो यहाँ पे उसने यही बात जो की है कि ओरिजिनल रिलेशन जो है वो तो डिस्टर्ब नहीं होती, एक नई रिलेशन जो है उस ऑपरेशन के नतीजे में बन जाती है। दस बोथ द ऑपरेंड्स एंड द रिजल्ट्स आर रिलेशंस। ऑपरेंड्स वो होते हैं जिसपे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे अगर आप ए प्लस बी करते हैं ना, तो ए और बी जो है ये ऑपरेंड्स हैं, और जो बी है सॉरी ये प्लस है, ये इसको हम ऑपरेटर कहते हैं जो कि ऑपरेशन को स्पेसिफाई करते हैं। तो ए और बी जो है वो ऑपरेंड्स है। एंड द रिजल्ट्स आर रिलेशन, सो द आउटपुट फ्रॉम वन ऑपरेशन कैन बिकम द इनपुट टू अनदर ऑपरेशन। तो इससे ये होता है कि इसको हम कहते हैं कि ये एक क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके नतीजे में, जैसे ये नंबर्स हैं ए और बी कोई नंबर होंगे, फर्स्ट करें कि आप इस तरह से करते हैं कि 3+5 करते हैं, तो इसके नतीजे में आपको एक नंबर ही मिलेगा। 3 भी नंबर है, 5 भी नंबर है, दोनों को ऐड किया तो उससे जो आउटपुट मिली वो भी नंबर है। तो इसको हम कहते हैं जी कि ये जो है ये जो प्लस होता है ये क्लोज होता है, यानी कि नंबर्स पे परफॉर्म करें तो रिजल्ट पे हमें कोई नंबर ही मिलता है। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जब आप ये रिलेशंस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो भी रिलेशन ही मिलेगी। तो उसको फिर अब ये कर सकते हैं किसी और ऑपरेशन में एज आउटपुट यूज कर सकते हैं, इनपुट सॉरी जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। This ability allows the question to be nested in the relational algebra just as we can nest arithmetic operation। ये जिस तरह से होता है कि आप क्या करते हैं कि अगर बहुत लंबी कोई कैलकुलेशन है तो आप क्या कर सकते हैं कि फिर उसमें उनको जो है वो क्या कर सकते हैं कि एक एक जो जिस तरह से अगर आप फर्स्ट करेंगे 3+5+7+9 भी करें, तो पहले आप इनको 3+5 करेंगे, इसका जो आंसर आएगा फिर 7 में ऐड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको 9 में ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये नेस्ट कर सकते हैं उसे। तो ये इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे कि रिलेशन है उसको हम मल्टीपल आप कह लें कि नेस्टिंग लेवल पे हम ला के तो फिर हम उसको परफॉर्म जो कर सकते हैं। उसे थोड़ी उसकी कम्प्लेक्सिटी को
हैंडल करना थोड़ा आसान होता है, तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। एक क्लोज अंडर जो भी है कि जो अगर आपको दो रिलेशन है तो उसकी आउटपुट भी आपको रिलेशन ही मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। द रिलेशन अलजेब्रा इज अ रिलेशन एट अ टाइम or set language in which all tuples possibly from seven relations are manipulated in one statement without looping। तो looping इसमें यूज नहीं होती है। लूप आपको पता है कि लूप स्टेटमेंट्स हैं, वो यूज होती हैं। आमतौर पर इस तरह से होता है कि हम सेलेक्ट करते हैं, हम जो है ना वो डिफरेंट क्राइटेरिया दे देते हैं, प्रेडिकेट हम उसको कहते हैं। प्रेडिकेट कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन हम देते हैं। तो जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस जो भी टुपल या जो भी रिकॉर्ड होता है उस प्रेडिकेट को उसके मुताबिक वो ट्रू होता है, तो उसको हम अपने रिजल्ट में रख लेते हैं। जिस जो नहीं होता फिर उसको हम जो है वो छोड़ देते हैं। अभी हम आगे चल के देखें, तो इसमें लूप जो है ना वो हम इसमें यूज नहीं करते। तो ये भी सिंपल जो है वो क्या है कि ये एक सेट लैंग्वेज है। जिस तरह से हम सेट्स परफॉर्म करते हैं ना, तो ये उस तरह के जो है ये एक सेट लैंग्वेज है। There are many variations of the operation that are included in rational algebra। कोड ने जो है ना ये ओरिजिनली प्रपोज 8 ऑपरेशन, उसने 8 ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए थे। तो 5 उसमें फंडामेंटल ऑपरेशन है, और इसमें क्या है कि इसमें सिलेक्शन है, प्रोजेक्शन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यूनियन है और सेट डिफरेंस है। ठीक है, ये 5 उसने किए थे। इसके अलावा उसने 3 और डिसाइड किए थे। उसने जो है ना वो मतलब प्रपोज किए थे, उसने ज्वाइन, इंटरसेक्शन और डिवीजन ऑपरेशन। ये उसने जो है ये टोटल 8 ऑपरेशन है। ये उसने जो है ये उसने कहा था कि हम रिलेशन के ऊपर ये ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। द सिलेक्शन और प्रोजेक्शन ऑपरेशन आर यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन या यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि एक ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, जिनको एक ऑपरेंड की जरूरत एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, तो उसको हम यूनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह से प्लस प्लस और ये माइनस माइनस ऑपरेटर किए थे सी प्लस प्लस में, आपको याद हो तो हमने कहा था कि ये एक ऑपरेटर पे काम करते हैं, इसलिए यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ये जो प्लस होता है, ये सिंपल प्लस या माइनस है, ये बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि इसको दो ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। ये दो ऑपरेंड्स पे जो काम करते हैं, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन अगर आप ये प्लस प्लस और माइनस माइनस लें तो ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो है ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, और बाकी जो होते हैं वो जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, यानी कि उनको दो रिलेशन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह सर से हम उनको इसमें जी ये ऊपर जो नंबर 2 पे आपने एलेबोरेट किया कोड 1972, ये कोड से क्या मुराद है? कोड ये एक्चुअली रेफरेंस रेफरेंस लिखने का तरीका होता है। कोड आपको पता है, प्रोफेसर ईएफ कोड का हम जिक्र कर रहे थे ना, जिसने ये रिलेशनल अलजेब्रा जो है प्रपोज किया था। तो ये जो है ना, जिस तरह लिखते हैं, ये एक रेफरेंस स्टाइल होता है। जैसे पेपर को साइट करते हैं ना आप, कोई रिसर्च पेपर या कोई पेपर हो या बुक हो, कोई भी आर्टिकल हो, उसको आप साइट करते हैं ना, तो ये उसका एक तरीकेकार होता है। तो इसमें ऑथर का नाम होता है, फिर उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है कि किस ईयर में जो है पब्लिश हुआ हुआ है। अगर ये आप बुक खोलें, बुक अपनी ओपन करें, और ये मुझे अब पेज नंबर इसका याद नहीं है, लेकिन अगर आप अपने चैप्टर नंबर 5 के स्टार्ट में देखें तो ये बिल्कुल पहले पेज पे होगा। तो उसमें उसमें आप जाके तो इसका रेफरेंस दे सकते हैं, पेपर का पूरा नाम और उसका जो भी उसका होता है, ये रेफरेंस होता है बेसिकली। जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो आप क्या करते हैं कि आप रेफरेंस देते हैं उसका ना, तो ये वो होता है। मैं एक मिनट आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये तकरीबन इसी पेज पे था ये। ठीक है, तो ये कहाँ गया, सॉरी ये हम पीछे आ गए। हाँ जी, ये है, या जैसे देखे ना ये लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली जो है वो क्या है, इसमें मैं हमें लिंक इसका नहीं आ रहा, लेकिन इसके बुक के एंड पे या इस चैप्टर के एंड पे जो है ना वो इन्होंने कोई उसकी दिया होगा। एक मिनट में नहीं, ये फिर इसको पहले इन्होंने बुक के एंड पे शायद इन्होंने कहीं पे इन्होंने वो सारा ये लिस्ट दी होगी जो पेपर इसके अंदर जो साइट हुए हैं। हाँ जी, ये देखना, ये चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज। अभी चैप्टर 5 में हम जाते हैं, चैप्टर 5 में हम जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा शायद। ये पेपर है ना, ये उन्होंने कुछ पेपर का उसका बताया था कि हमने कौन कौन सा इन्होंने जो है ना
ओके, इस तरह से यहीं पे कहीं पे ये चैप्टर 5 ही है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये देखें ना, ये उसके सारे उन्होंने वो दी हुई है, फर्दर रीडिंग जो है ना उन्होंने दी हुई है। अच्छा, ये फर्दर रीडिंग है, फर्दर रीडिंग के रिसोर्सेज हैं, वेब सोर्सेज, पेपर्स का भी होता है। वो आप आमतौर पे बिब्लियोग्राफी होती है इन पे, या रेफरेंसेस की पूरी लिस्ट होती है कि ये जो अगर कोई भी पेपर में कोई रेफरेंस दिया हुआ है तो वो कहाँ से जो है ना वो लिया गया। तो ये मतलब यहाँ पे होना चाहिए। फोर्स मैंने वैसे देखा नहीं है इसको, लेकिन ये होता है इस तरह से कि उसके एंड पे जो है इस तरह चैप्टर के एंड पे या बुक के एंड पे जो है वो बता देते हैं कि ये या ये है, हाँ ये है, सॉरी ये होगा, हाँ ये रेफरेंसेस आ गया ना, ये देखें, सॉरी मैं ज़रा बिल्कुल ही माइंड पे चला गया था। तो ये देखें, ये रेफरेंस ही ना, और यहाँ पे वो है वो कोड 1972। तो सी में देखें, सबसे पहले आप सी में लें, और यहाँ पे आप देखें कि ये यहाँ पे होगा, ठीक है, 1972 ए, ये है जी, ये वाला पेपर है। इसको वो साइट किया उसने, रिलेशनल कंप्लीटनेस ऑफ डेटाबेस सब लैंग्वेजेस इन डेटाबेस सिस्टम। ये चैप्टर का, ये पेपर का टाइटल है ये वाला, ठीक है, इन डेटाबेस सिस्टम। ये सारा ये किसी कॉन्फ्रेंस में साइंटिफिक कंपोज, और ये उसका लिखा हुआ है कि कब ये ईयर होता है जिस ईयर को पब्लिश हुआ होता है। अगर आप इसको मजीद ढूंढना चाहते हैं तो उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जो है ना, वो वेबसाइट है स्कॉलर, गूगल स्कॉलर पे चले जाएं, वैसे इंटरनेट पे भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप इसको सर्च करें, ये पे ये आ गया। ये बेसिकली बुक है, कोई बुक है, बुक के अंदर जो चैप्टर है उसका है, उसके अंदर ये हिस्सा होगा उसका, उसका चैप्टर का हिस्सा जो है उसको बना दिए। तो ये देखें, ये आ गया, वो सारा पेपर है, ठीक है, ये है जी, ठीक है। तो ये टाइप हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे जो है ना वो टाइप हुआ हुआ है। ये टाइटल है उसका पेपर का, ये ऑथर का नाम है, ये उसकी एफिलिएशन है, IBM रिसर्च लेबोरेटरी सान होजे कैलिफोर्निया, ठीक है। और फिर ये उन्होंने बताया कि जी कब जो है ना ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, फिर आगे उसकी सारी डिटेल जो है, इंट्रोडक्शन, ये सब चीज़ें जो है वो लिखी हुई, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द वे। सर हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे रेफरेंसेस होते हैं। ऑथर आमतौर पर जब पेपर लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, अगर वो किसी पेपर का या किसी बुक का कोई वो अगर रेफरेंस देते हैं तो फिर उसको साइट कर प्रॉपर उसको साइट करते हैं। तो जब यानी कि इस तरह से जब टेक्स्ट के अंदर है तो फिर उसका एक उसकी साइटेशन होती है, ये साइटेशन की कह ले एक तरह से होती है। तो एंड पे जो है ना फिर पूरा रेफरेंस, डिटेल रेफरेंस जो है ना वो डिटेल रेफरेंस दिया जाता है कि ये जो है ना ये क्या पेपर था, कब पब्लिश हुआ था, किसी जर्नल में या किसी कॉन्फ्रेंस में, या किसी बुक चैप्टर है, जो भी है वो सारी डिटेल जो है ना वो थी। इस तरह से आप उसको जो है ना वो उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले भी थे, आपको याद होगा कि लास्ट चैप्टर में भी इस तरह से जो है वो साइटेशंस वगैरह आई थी। ठीक हो गया बेटा, ये समझ लग गई आपको ये क्या चीज़ है? जी जी सर ठीक। ठीक है। तो ये हमने कहा था कि दो तरह के होंगे, यूनरी ऑपरेटर्स हैं और इसके अलावा ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और यूनरी वो ऑपरेशंस वो होंगे जिसको एक रिलेशन की जरूरत पड़ती है, जो बाइनरी है उसके लिए दो रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यूनरी ऑपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है और सबसे जो कॉमन होगा वो है सिलेक्शन या रिस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये सिग्मा साइन होता है, इससे हम शो करते हैं। अच्छा, ये पहला जो है ना ये इसको हम कहते हैं सिलेक्शन और रिस्ट्रिक्शन। ये समझ लीजिए सबसे सबसे फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज करेंगे और सबसे आसान भी, इसको समझना भी सबसे आसान है। तो सिलेक्शन ऑपरेशन किस तरह से काम करता है कि हम इसको इस तरह से शो करते हैं। ये आप कह लें कि जैसे सिग्मा इसका साइन होता है और प्रेडिकेट देते हैं। प्रेडिकेट हम एक कंडीशन देते हैं और ये रिलेशन है, जो भी मतलब रिलेशन मतलब टेबल का नाम। अगेन मैं वो आप कंफ्यूज इस चीज़ को नहीं कीजिएगा, जब रिलेशन से मुराद होती है तो उससे मतलब होता है जो टेबल जिस पे वो ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो क्या करता है, द सिलेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन आर एंड डिफाइन द रिलेशन दैट कंटेन्स ओनली दोस टुपल्स ऑफ आर दैट सेटिस्फाई द स्पेसिफाइड कंडीशन। उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, जो प्रेडिकेट यहाँ पे दिया होगा। तो ग्राफिकली आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जैसे ऊपर जो कि रोज होती है, तो उसमें क्या होगा कि ये कुछ ये सिलेक्टेड रोज है, ये रोज सेलेक्ट हुई, फिर कुछ सेलेक्ट हुई हैं, फिर कुछ रोज सेलेक्ट नहीं हुई, फिर कुछ सेलेक्ट हुई है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो
ओवरऑल जितने भी आपके टुपल होंगे उसमें से कुछ टुपल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे होंगे, जिसको हम प्रेडिकेट कह रहे हैं। तो प्रेडिकेट जिसके लिए सेटिस्फाई करने का मतलब होता है जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर उसको जो है वो सिर्फ वो वाले टुपल जो है वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो जैसे उसकी एग्जांपल है वो क्या है कि लिस्ट ऑल स्टाफ विद अ सैलरी ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, ये पाउंड्स का सिंबल होता है, 10,000 पाउंड्स। तो अब यहाँ पे जो प्रेडिकेट है वो क्या है कि सैलरी शुड बी, सिंपल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप C++ में कंडीशन लिखते हैं, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000, इस तरह से आप उसे लिखेंगे। तो अब ये इस तरह से हम लिखेंगे, ये प्रेडिकेट लिख दिया। ये देखिए, ये सिलेक्शन का सिंबल है कि हम सिलेक्शन करें, किस पे अप्लाई कर रहे हैं, किस रिलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, स्टाफ पे, स्टाफ के रिलेशन में। अब हो गया क्या है कि इसने एक्चुअली करना क्या है कि हमने चूंकि सैलरी का हमने कह दी सैलरी होनी चाहिए, तो इसने फिर सिलेक्ट करना है सैलरी वाले ये जो एट्रीब्यूट है, इसको सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। अब उसमें उसने देखना है कि कौन कौन से ऐसे टुपल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो उसका आपको पता है कि जिस तरह से हम कंडीशन देते हैं, इफ एल्स, जिस तरह से इफ स्टेटमेंट देते हैं। अब यहाँ पे जो इफ कंडीशन है वो ये है कि सैलरी ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, अब उसने एक एक रिकॉर्ड की उसने सैलरी चेक करनी है, जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी उसको वो टेबल में रख देगा, यानी कि जो आपकी नई रिलेशन बनेगी उसके अंदर रख देगा, और जिसको सेटिस्फाई नहीं करेगी उसको छोड़ देगा। तो अब देखें कि ये आपके पास रिजल्ट आएगा, और इसमें जितने भी ये पर्सन है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये सारे के सारे जो इनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये नहीं बात कर रहे कि हम जो है ना ये इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑफ कोर्स ये भी हम दे सकते हैं कि कौन सा कॉलम हो या कौन सा कॉलम ना हो, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसको जो है वो हम नहीं देख रहे। ठीक है, तो ये होगी सिलेक्शन। और उसके बाद फिर दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के लिए इसलिए ये वाला सिंबल जो हम यूज करते हैं, द प्रोजेक्शन ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ सिंगल रिलेशन आर, डिफाइन द रिलेशन दैट कंटेन्स अ वर्टिकल सबसेट ऑफ आर। तो पहले हमने रो सिलेक्ट की थी, अब हमने क्या करना है, हमने कॉलम जो है वो सिलेक्ट करने हैं। एक्सट्रैक्टिंग द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स एंड एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट्स। तो इस तरह से देखिए, ये अब उससे जो सिलेक्शन है उससे उल्ट हुआ है, इसमें कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। अब कुछ कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं, ये सिलेक्ट हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, कुछ फिर छोड़ दिए, फिर कुछ हुए। तो इस तरह से जो ये उसके एक तरह से कह लें कि उल्ट हो गया कि पहले हमने रो सेलेक्ट कर रहे थे, अब हम कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये इसका जो है वो होगा। अब है क्या कि यदि वो किस तरह इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, प्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ सैलरीज फॉर ऑल स्टाफ शोइंग ओनली द स्टाफ नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी डेज। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए। अब देखें कि हमने कॉलम का जिक्र ही नहीं किया था, जो सिलेक्शन था उसमें हमने कॉलम्स का जिक्र ही नहीं किया था। हमने कहा था जी बस ये जो है ना हमने एक कंडीशन दी थी कि जो ट्रू है उसको जो है वो टर्न कर दो। तो उसने कहा ये लिस्ट से सैलरीज फॉर ऑल स्टाफ, और सिर्फ ये 4 कॉलम जो है ना ये सिर्फ होने चाहिए। तो अब उसने क्या कह दी, ये देखें ये प्रोजेक्शन, तो साथ उसने बता दिया हमें स्टाफ कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से कॉलम चाहिए, और रिलेशन का नाम बता दी किस रिलेशन में चाहिए। तो अब ये देखेंगे सिर्फ उसने क्या किया कि ये 4 कॉलम हैं, बाकी कॉलम जो इसके थे वो यहाँ पे नहीं है। तो आप ऑफ कोर्स ये कर सकते हैं कि हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। कंबाइन कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हम प्रेडिकेट भी दे सकते हैं, सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और साथ हम कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो इस तरह से हो जाएगा कि हम इस तरह से देंगे सैलरी ग्रेटर देन 10,000, और ये 4 कॉलम जो है वो सिर्फ होने चाहिए। तो वो एक्चुअली क्या करेगा कि इनमें से जो है इसमें से ये वाला रिकॉर्ड निकल लेगा, ये वाला रिकॉर्ड निकल लेगा, कॉलम 4 होंगे और रिकॉर्ड भी जो है वो भी 4 होंगे, जिनकी की सैलरी जो है वो इस प्रेडिकेट को। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आपको ये भी इस तरह से हो सकता है कि यानी कि जो प्रोजेक्शन है इसको हम एक सिलेक्शन के अंदर जो है वो हम कर सकते हैं। तो अब इसमें होगा क्या है कि वो ये 4 कॉलम सेलेक्ट करेगा, उसके बाद देखेगा कि इनमें से कौन कौन सा रिकॉर्ड है वो इसको इस कंडीशन को, प्रेडिकेट को जो है ना वो सेटिस्फाई करता है, तो फिर हमें वो रिकॉर्ड से वो मिल जाएगा। उसके बाद ना अब हम आगे उन ऑपरेशन की तरफ जो कि इनको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, यानी जिसके लिए 2 ऑपरेंड्स या 2 रिलेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो उसमें जो पहला है वो यूनियन है। यूनियन सिंपली क्या करता है कि जिस तरह सेट होता है, आपको पता है कि ये शुरू से एफएससी मैट्रिक में पढ़ते हैं कि हमारे पास अगर 2 सेट हो, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है,
तो ए यूनियन बी में क्या होता है कि हम दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर जो दोनों में हो, अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो दोनों में हो, तो उसको हम दो बार नहीं लिखते, फिर हम उसको एक बार ही लिखते हैं। तो सेम वही चीज़ जो है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। द यूनियन ऑफ टू रिलेशन आर एंड एस डिफाइन द रिलेशन दैट कंटेन्स ऑल द टुपल्स ऑफ आर और एस और बोथ। ठीक है, यानी कि जो भी ए यूनियन बी के अंदर जो भी टुपल्स होंगे, या वो आर में होंगे या एस में होंगे या दोनों में होंगे, ये इसलिए कि जो डुप्लीकेट है वो एक बार आएंगे, वो उनको हमने दो बार नहीं लिखना। ये इस चीज़ का आपने जो ख्याल रखना है कि वो दो बार हमने जो है वो नहीं लिखना। अच्छा, डुप्लीकेट टुपल्स बीइंग एलिमिनेटेड और आर एन एस मस्ट बी यूनियन कंपेटिबल। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि यूनियन कंपेटिबल होना चाहिए। तो इसमें ये यूनियन कंपेटिबल क्या होता है अभी हम देखते हैं। इफ आर एन एस हैव आई एंड जे टुपल्स, यानी कि आर में जो है वो आई नंबर ऑफ टुपल्स है और एस में जे नंबर ऑफ टुपल्स है रिस्पेक्टिवली, दे यूनियन इज obtained by concatenating them into one relation with a maximum of I plus j। ठीक है, ये अगेन वो कह रहा है कि दिस इज द मैक्सिमम। मैक्सिमम उस सूरत में अगर दोनों में कोई कॉमन ना हो। अगर कॉमन होगा फिर जाहिर सी बात है कि फिर डुप्लीकेट हम एलिमिनेट कर देंगे, तो जो नंबर ऑफ टुपल्स होंगे वो आई प्लस जे से कम होंगे। ठीक है, अगर टोटली डिस्टिंक्ट है तो फिर आई प्लस जे होंगे। अगर कोई कॉमन है तो फिर थोड़े से उससे जो है वो कम होंगे। जाहिर सी बात है कि जो डुप्लीकेट है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। यूनियन कंपेटिबल होने का मतलब है यूनियन इज पॉसिबल ओनली इफ द स्कीमास ऑफ द टू रिलेशंस मैच। स्कीमास हमने देखा था, स्कीमा हम किस तरह से लिखते हैं कि हम रिलेशन का नाम लिखते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जितने जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो लिख देते हैं। ये सारे उसके अंदर एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं, तो उसको हम स्कीमा कहते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि यूनियन पॉसिबल ओनली इफ द स्कीमा ऑफ टू रिलेशन मैच, that is if they have the same number of attributes with each pair of corresponding attributes having the same domain। तो उनके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं होंगे फिर जो है वो पॉसिबल जो है फिर वो उनकी अब कह लें कि यूनियन जो है फिर वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो उसमें जो है वो कैसे कर सकते हैं, तो उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज ईदर अ ब्रांच ऑफिस और अ प्रॉपर्टी फॉर। ठीक है, तो यहाँ में हमने क्या है कि सिटीज हमने बताने हैं और जहाँ पे या तो ब्रांच ऑफिस हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है वो हो। तो ये हमने क्या किया जी, ये देखें हमने ये एक हमारे पास जो है रिलेशन ब्रांच की है, दूसरी प्रॉपर्टी फॉर रेंट की है। तो यूनियन कर रहे हैं ना, दो रिलेशन उसका हम यूनियन कर रहे हैं। तो जो ब्रांच है उसमें हम सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी फॉर रेंट में से भी हम सिटी का ही एट्रीब्यूट जो है वो सेलेक्ट करें, एक एक एट्रीब्यूट दोनों में से सेलेक्ट करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लें कि हमने क्या किया है कि पूरे पूरे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने में सिर्फ एक एट्रीब्यूट है सिटी का, दोनों में से जो है वो लिया। तो इसका जो है वो इस तरह से ये आप इसको ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आर के होंगे उसके उसके सारे आएंगे। अब यहाँ पे होगा कि हमने क्या, ब्रांच ऑफिस हो, तो अब वो क्या होगा कि पहले वो ब्रांच में से देखेगा कि उन सिटीज़ को यहाँ पे लिखेगा जहाँ पे जो है वो क्या है वहाँ पे ब्रांचेज हैं, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगी वो सिटीज आ जाएंगी जहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर रेंट है। और अगर कोई डुप्लीकेट हो रहा है, कोई सिटी का नाम दो दफा है, उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि वो फिर वही आई प्लस जे वाली कंडीशन लगेगी कि मैक्सिमम जो आई प्लस जे होगी वो उस सूरत में कि अगर दोनों जो सेट्स है वो डिस्टिंक्ट हो। अगर दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ पे ऑफकोर्स पॉसिबिलिटी है कि कुछ सिटीज ऐसे होंगे कि जहाँ पे ब्रांच भी होगी और जहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी होगी, तो उसको हम उस सिटी को हम एक दफा लिखेंगे, उस सिटी को दो बार जो है वो फिर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, इस तरह से सेट डिफरेंस ऑपरेटर है। सेट डिफरेंस ऑपरेटर जो है ये जो इंटरसेक्शन ऑफ से डिफरेंट है। इंटरसेक्शन जो है वो एक डिफरेंट ऑपरेटर डिफरेंट है चीज़ है, और जो सेट डिफरेंस है वो डिफरेंट चीज़ है। इंटरसेक्शन में होता है कि हम उन एलिमेंट्स को चूज करते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। जिस तरह से हम इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये इंटरसेक्शन होता है। ये अगर आर है, ये एस है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, उसमें करेंगे। तो सेट डिफरेंस का मतलब ये होगा, उसका रिजल्ट जो है वो ये होगा, जब आर माइनस वन करेंगे ना तो दिस वन बी द रिजल्ट। यानी कि ये सारा जो है इसमें शामिल नहीं होगा, सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो शामिल होगा। मैं अगेन बता देता हूँ ताकि जो है ना वो कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी ना रहे। ये आर है और ये एस है, और आर माइनस एस जो है वो क्या होगा, वो ये होगा, ये वाला हिस्सा, दिस विल बी द आर माइनस एस। ठीक है, तो हमने ये करना है कि आर और एस में से जो टू कॉमन है उनको हमने एलिमिनेट कर देना।
एस के तो कुछ नहीं होगा। तो आर माइनस एस में क्या होगा कि आर में से वो एलिमेंट हमने निकाल देने जो कि एस में भी है, जो एस में भी शामिल है, उनको इन दोनों में जो कॉमन है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो सेट डिफरेंस ऑपरेशन डिफाइन द रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ टुपल दैट आर इन रिलेशन आर बट नॉट इन एस। आर एंड एस में भी यूनियन कंपेटिबल, अगेन फिर क्या होगा कि इसको हमें देखना पड़ेगा कि यूनियन कंपेटिबल है या नहीं। तो अभी आप ये देखें कि ये अगेन वही चीज़ है, ये थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है। आप देखें कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये आर और एस में कॉमन है, तो हमने ये निकाल दिया, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। एस का जो बाकी का हिस्सा है जो आर के साथ कॉमन नहीं है वो भी निकल गया, जो दोनों में कॉमन है नहीं वो भी निकल गया, और बाकी का जो आर है ना, दिस इज योर आर माइनस एस। तो जब एस माइनस आर करेंगे ना तो फिर आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ये आंसर होगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो आर माइनस वन इज नॉट इक्वल टू एस माइनस आर। लेकिन जब आप करते हैं इस तरह से करते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस करते हैं और एस इंटरसेक्शन आर करते हैं, तो ये सेम होते हैं। ये जिसको इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेथड में कहते हैं कि अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करने तो उससे जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो सेट डिफरेंस ऑपरेटर है ना, ये एसोसिएटिव नहीं होता, यानी आर माइनस एन वो डिफरेंट होगा और एस माइनस आर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? एग्जाम्पल इसकी हो सकती है कि लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज अ ब्रांच बट नो प्रॉपर्टीज फॉर दैट। ठीक है, ये अब आपको समझ लगी कि अब पहले हमने यूनियन में क्या किया था, यदि ब्रांच ऑफिस हो या फिर क्या हो, प्रॉपर्टीज फॉर रेंट हो। अब हम कह रहे हैं यदि ब्रांच ऑफिस हो लेकिन प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है वो ना हो, तो कैसे लिखेंगे जी? ये हमने उसी तरह से किया, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि माइनस कर दिया। अभी इसका जो रिजल्ट है वो जो है वो क्या आएगा कि ये इस तरह से करेगा कि अगर ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट है तो उसको निकाल देगा, सिर्फ उन सिटीज को उन सिटीज को बताएगा जहाँ पे सिर्फ ब्रांच है और प्रॉपर्टी जो है वो कोई रेंट पे नहीं है, उनको वो सिर्फ आपको जो है वो रिटर्न करेगा। क्योंकि इस सेट में सारे सिटीज आ जाएंगे जिसमें ब्रांच है, इस सेट में वो सारे सिटीज आ जाएंगे जहाँ पे प्रॉपर्टीज फॉर रेंट है। ठीक है, अब फर्ज करें मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये लाहौर में ब्रांच है, कराची में ब्रांच है, और फर्ज करें जी फैसलाबाद में ब्रांच। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है वो कहाँ पे है? वो एक कराची में है और उसके अलावा पिंडी में ब्रांच है, पिंडी में एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो अब आंसर जो है वो क्या आएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है? कराची कॉमन है, ये निकलेगा। तो बाकी जो आंसर आपके पास क्या आएगा, वो आएगा आपके पास लाहौर और आपके पास फैसलाबाद। ये आपके पास जो है ये आपके पास आंसर है, पिंडी आपके पास आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है वो है। क्योंकि ये वो सिटी है जहाँ पे ब्रांच है लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कराची वो सिटी था जहाँ पे ब्रांच भी थी और जहाँ पे प्रॉपर्टी भी थी, तो इस वजह से उसको जो है वो हमने निकाल दिया। बाकी हमारे पास वो सिटीज बने जहाँ पे सिर्फ ब्रांच है लेकिन कोई प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा, जो दो कॉमन है, ये बिल्कुल उसके उल्ट है। आर माइनस एस में क्या करते हैं कि वो हम जो कॉमन हिस्सा होता है वो निकाल देते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे कि इसका आंसर ही वो होगा जो आर और एस में दोनों कॉमन है वो होगा। ठीक है, अच्छा इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज अ बोथ अ ब्रांच ऑफिस एंड एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, तो ये अगेन वही चीज़ है कि आपने इस तरह से करना है कि इस तरह से अभी मैं वही एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये तीन सिटीज हैं जहाँ पे ब्रांचेज है, लाहौर है, कराची है और फैसलाबाद है। ठीक है, और दो सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टीज फॉर रेंट इस वक्त मौजूद है, एक कराची है और एक पिंडी है, यहाँ पे दो सिटीज में। तो आंसर इसका क्या होगा? कराची, क्योंकि ये वो सिटी है जहाँ पे एक ब्रांच भी है और एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी जो है वो भी रेंट पे जो है वो मौजूद है। तो इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं, इसको मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं कि आर माइनस एस, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो आपको बताइए आर माइनस एस हमारे पास जो है वो क्या आया था, अगर हम उसको नहीं, दिस इज आवर आर, ये आर है, और आर माइनस वन हमारे पास क्या आया था? लाहौर और फैसलाबाद आया था। पिछली वो स्लाइड में अगर आप उसमें जाएं तो आपको याद होगा। और आर हमारे पास क्या है? लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद है। तो जब आप आर माइनस एस करेंगे तो आर माइनस उसमें एस में क्या होता है कि जो कॉमन होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, बाकी क्या बचा? कराची बचा।
तो इस तरह से भी इसको जो है ना वो ऐसे भी आप इसको जो है वो एक्सप्रेस जो है उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे गौर करें, ये आपको बताएगी कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो जब आप लिखेंगे वो क्या कहते हैं क्यूरीज लिखेंगे, तो तब आपके जेल में ये बात होनी चाहिए कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं। आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, आप सेट डिफरेंस ले रहे हैं, आप यूनियन ले रहे हैं, या सिंपल सिलेक्शन ले रहे हैं। आमतौर पे ये होता है कि बहुत बहुत कॉमनली जो हम काम करते हैं वो हम क्या करते हैं कि हम सिलेक्शन लेते हैं, और इसके अलावा जो हम क्या करते हैं कि ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्शन में फिर हम क्या करते हैं कि हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत कॉमन होंगे, दिस देयर विल बी बहुत कॉमन। आई मीन ऑलमोस्ट 90 80 90% आप जो क्यूरीज लिखेंगे वो यही होंगी। ये जो सिलेक्शन और प्रोजेक्शन है, ये क्यूरीज जो है ये होंगे। तो ये आपने जरा ध्यान में रखना है। तो स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे, स्टेटमेंट क्या है और वो किस ऑपरेशन को जो है वो बता रही है। ठीक है। इसी तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, दिस इज आर क्रॉस एस। अच्छा, आर क्रॉस एस क्या करेगा कि वो आर की एक टुपल को लेगा, फिर उसके बाद एस के टुपल को लेगा, दोनों उनको कंबाइन करके जो है वो लिखता रहेगा। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन डिफाइन द रिलेशन दैट इज कंकैटिनेशन ऑफ एवरी टुपल ऑफ आर रिलेशन आर विद एवरी टुपल ऑफ एस। यानी कि आप देखेंगे कि जो रिजल्टेंट आपके पास जो आएंगे ना, टुपल उस तरह से आएंगे कि पहले आर का होगा टुपल और उसके बाद एस का टुपल होगा, इस तरह से कंकैटिनेट हो जाएंगे। कंकैटिनेट का मतलब होता है कि अपेंड कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, उसको मिला देते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन इस तरह से होता है ना, स्ट्रिंग मतलब क्या करते हैं कि स्ट्रिंग कंकैटिनेट करने का मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग को दोनों को कंबाइन आपस में जो है वो कर देते हैं। अच्छा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन मल्टीप्लाइज टू रिलेशन टू डिफाइन अनदर रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ टुपल फ्रॉम द टू रिलेशन। और इसमें अगर आप देखें, जिस तरह से हमने यूनियन में देखा था कि वो आई प्लस जे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि देयरफॉर इफ वन रिलेशन हैज आई टुपल and n attributes and other has j tuples and m attributes, the Cartesian product relation will contain I into j tuple, यानी कि नंबर ऑफ टुपल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं विद n प्लस m एट्रीब्यूट्स। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पहले r के टुपल होगा, फिर उसके बाद s का होगा, तो उसमें क्या होगा कि r के एट्रीब्यूट प्लस s के एट्रीब्यूट, तो टोटल नंबर एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे n प्लस 1। जो टोटल नंबर ऑफ जो टुपल्स होंगे वो आई इंटू जे होनी, क्योंकि वो एक हर एक को पहले आपने एक इसका टुपल लेना है, फिर उसको एस के सारे टुपल के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आर का दूसरा टुपल लेना है, फिर उसको एस के सारे टुपल के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से करना है। इट इज पॉसिबल दैट टू रिलेशन में हैव एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? इन दिस केस द एट्रीब्यूट्स नेम्स आर प्रीफिक्स्ड विद द रिलेशन नेम टू मेंटेन द यूनिकनेस ऑफ एट्रीब्यूट नेम विद इन अ रिलेशन। ठीक है। तो ये है ये इसकी मैं एक और एग्जांपल जो बुक में है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा इसका बेहतर जो है आइडिया होगा। लेकिन आप इसको देखेंगे, ये क्या है कि लिस्ट द नेम्स एंड द कमेंट्स ऑफ ऑल क्लाइंट्स हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। इसमें क्या करना है कि जी हमने यहाँ पे एक हमने क्लाइंट में जो टेबल है उसमें से हमने सेलेक्ट किया क्लाइंट नंबर, फादर उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसी तरह से जो व्यू का टेबल है उसमें से हमने सेलेक्ट किया क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी और कमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन जनरल क्या होगा कि ये हमारे पास P है, ये Q है, P क्रॉस Q करते हैं। तो उसने क्या करना है कि ये देखें A लिया, यहाँ पे देखें, सॉरी वो हो गया। तो ये है A, ये A इसका टुपल है, A लिया तो A1 A2 A3 इस तरह से हो गया, फिर B लिया, फिर B1 B2 B3, उसके सारे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो आपको नंबर ऑफ टुपल्स मिलेंगे ना वो बहुत ज़्यादा होंगे, दे विल बी मोर वेरी वेरी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, अगर ये तो इसके अंदर जो है वो 2 थे और इसके अंदर 3 थे, तो टोटल आपको जो है ना वो 6 मिल गए। तो अगर इससे ज़्यादा होते, अब इसे देख रहे हैं कि इसमें एक कॉलम था, इसमें भी एक कॉलम था, तो इसमें फिर जो है P क्रॉस Q में जो है वो 2 कॉलम हो गए हैं, और जो नंबर ऑफ टुपल्स हैं वो 6 हो गए हैं, यानी सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर लिए। तो वो आपके कितने कितने ज़्यादा हो, उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिसकी आपको एक तरह से कह लें कि आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। तो हम फिर उसमें क्या करते हैं, जब इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना, तो फिर इसको हम इनक्लोज कर देते हैं किसी सिलेक्शन में, और हम फिर जो है ना वो क्या करते हैं कि फिर हम ये कोशिश करते हैं कि हमको प्रेडिकेट लगा दें, ताकि जो है ना फिर उससे क्या हो कि हमारी जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा जो है वो डिफाइन हो जाए। नहीं तो अदरवाइज वो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कॉलम होंगे। तो मैं ये बुक में से आपको जो है ना
वो एक इसकी एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस विल बी आई थिंक 167 इस तरह से होगा। ओके, तो यहाँ पे देखें ये एग्जांपल है, ये बुक में दी हुई है, पेज नंबर 173 पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे ये है। तो ये एक्चुअली हमने क्या किया है, ये जो काम, ये जो हमने किया है, ये क्या है कि हमने वो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, क्लाइंट और व्यू, उन दोनों टेबल का जो है ना वो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, और ये सारे हमें जो है ना ये हमें मिल गए रिलेशन जो है ना, टोटल नंबर ऑफ टपल तो ये मिल गया। अब इसमें क्या है कि उसने ये बता दिया क्योंकि क्लाइंट नंबर इसमें भी था, क्लाइंट नंबर इसमें भी था, तो हम उसको ऐसे रिजॉल्व करते हैं कि हम उससे पहले ना उसका रिलेशन का नाम लिख देते हैं, क्लाइंट को डॉट क्लाइंट नंबर। इसका मतलब है ये क्लाइंट में से क्लाइंट नंबर लिया है और ये व्यू में से क्लाइंट नंबर लिया है, तो दोनों जो है डिस्टिंक्ट रहते हैं। अब आप देखेंगे सिंपली क्या है कि उसने क्या किया है कि यहाँ पे जितने थे ना पॉसिबल इनके बनते थे, वो सारे जो है ना वो लिखे। अब हम इसको रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हम इसमें एक तरह का जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हम उसको जो है वो कर देंगे, और वो रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये अगर आप देखें तो इस चीज़ पर नोट करें। अब हमने क्या किया है कि ये पूरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का था ना, पूरे का पूरा इसको उठाया है, और उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको एक सिलेक्शन के अंदर कर दिया ताकि इसके ऊपर एक प्रेडिकेट अप्लाई कर सके। और वो प्रेडिकेट क्या है कि जी क्लाइंट, जो क्लाइंट नंबर है, क्लाइंट डॉट क्लाइंट नंबर इज शुड बी इक्वल टू व्यू डॉट क्लाइंट नंबर। तो उसमें क्या होगा, अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये आपने सिर्फ इसको देखना है, ये जो है ना ये है क्लाइंट का क्लाइंट नंबर और ये व्यू का क्लाइंट नंबर। ये देखें सेम नहीं है, यहाँ पे ये सेम है, ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, ये भी सेम नहीं, ये भी चला जाएगा। जहाँ पे ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों कॉलम की वैल्यू सेम होंगी, उस रिकॉर्ड को हम रख लेंगे। जिसमें सेम नहीं होंगी तो उसको जो है वो हम मतलब उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये अब आप देखेंगे पहले यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड थे, अब हमें जो है ना टोटली 5 रिकॉर्ड जो मिल गए। और इसमें अगर आप देखें तो जो क्लाइंट नंबर है, जो क्लाइंट नंबर है दोनों में वो सेम है। इस तरह से आप उसको उसको जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे आपको जो नंबर ऑफ जो आपको टोटल मिलेंगे वो काफ़ी जो है वो फिर आपको कम जो है वो मिलेंगे। यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, फिर ज्वाइन वाला जो है फिर हम कल कर लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है जी सर। सर। हैं? जी सर, काफ़ी है। ओके जी।